हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल डी कोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी के 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की आज से एक सीरीज शुरू करेंगे जिसमें कि डेली हम 20 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए रिवीजन है। जो भी हिंदी का सिलेबस है उस सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन उस तरह से बनते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग 200 क्वेश्चंस का यहाँ पर करेंगे। डेली उसमें हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आपका एग्ज़ाम के लिए एक बढ़िया रिवीजन हो सके और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पढ़ूंगी और उसे डिस्कस करूंगी और आपको यहाँ पे बोर्ड पे वो क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी करिए और आपको इस तरह से पता चलेगा कि आपका कितना बढ़िया, मतलब कितनी अच्छी आपकी तैयारी हुई है और एक तरह से आपका रिविज़न भी साथ साथ होते ही चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, मैं यहाँ पर आपको पढ़ूंगी, डिस्कस करूँगी और आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ए ग्रामीण अपभ्रंश, बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, सी ग्रामीण प्राकृत और डी परिनिष्ठित प्राकृत। ठीक है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है ग्रामीण अपभ्रंश, यही हमारा सही आंसर है। एक्चुअली जो अवहट्ट होता है, अवहट्ट भाषा, ये आपकी अपभ्रंश शब्द का ही एक विकृत रूप है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये जो हमारी आधुनिक आर्य भाषाएं थी उन्हीं के बीच की ये संक्रमणकालीन भाषा इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका कालखंड जो है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी माना जाता है। इसके जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं उनमें आपका अब्दुल रहमान को, दामोदर पंडित हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं और विद्यापति को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो में, शायद बोली वाले वीडियो में आपको बताया था कि कौन है। ऑप्शन सुनिए, अमीर खुसरो, ए अमीर खुसरो, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए, सूरदास तुलसीदास तो है नहीं। ठीक है, और वैसे इसका राइट आंसर अमीर खुसरो है। मैंने आपको बताया भी था पहले, जो खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य सृजन किए हैं वे अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है, और अगर इनकी प्रमुख कृतियां हम देखें तो पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, गज़ल है और खालिक बारी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है ए ब्रजभाषा में, बी अवधी भाषा में, सी खड़ी बोली में और डी वैदिक संस्कृत में। पूछा जा रहा है कि तुलसीदास जी ने जो विनय पत्रिका लिखी है वो किस भाषा में है। तो इसका राइट आंसर है ब्रजभाषा। उन्होंने इसे ब्रजभाषा में लिखा था। ठीक है, एक्चुअली विनय पत्रिका का मतलब क्या होता है? विनय पत्रिका का मतलब है अर्जी प्रस्तुत की। ठीक है, अब ये जो है इसमें इन्होंने क्या बताया, इनमें स्वामी की सेवा में करुणातम शब्दों में अपनी दीनता का इन्होंने निवेदन किया है इसमें विनय पत्रिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस, ठीक है, ए नवीन रस, बी नवरस, सी श्रृंगार रस और डी नवरस। स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस को देखिए। तो ये तो आप भी जानते हैं, काव्य शास्त्र में जो नव रस बताया गया है वो किसे कहा जाता है? 9 रस को, 9 रस, उसे ही बताया गया ना। तो डी इज द राइट आंसर इसका है। और जो 9 रस हैं वो ऐसे हैं, श्रृंगार रस है आपका, हास्य रस है, करुण रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है, विभत्स रस है, अद्भुत रस है और लास्ट वाला शांत रस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है?
ठीक है। ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी शांत रस और डी भयानक रस। फिर से देखिए, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, ये शांत रस है। शांत रस क्या होता है? देखिए, जब मन में संयम, शांति, वैराग्य को जागृत करने वाले प्रसंग होते हैं तो वहाँ पे किसका चित्रण किया जाता है? शांत रस का, और वही यहाँ पर है। तो इसका होगा सही आंसर सी, शांत रस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। ठीक है, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए दोहा, बी रोला, सी चौपाई और डी बरवै। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये हमारा छंद से है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर दोहा है, ए है। देखिए, दोहा में क्या होता है, जो प्रथम और तृतीय चरम में इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और जो द्वितीय और चतुर्थ जो चरम होता है उसमें इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। तो इसका राइट आंसर है बी 2 होती हैं, एक लघु और दूसरी दीर्घ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छांटिए। ठीक है, ए है शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, बी है एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, सी है पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति और डी है एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। अगर आप ध्यान दें तो ए, बी और डी ये सभी होता है अनुप्रास अलंकार में। अगर जो नहीं होता वो ये है कि पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। आपने ये नहीं देखा होगा कि एक पूरी की पूरी पंक्ति ही 2 बार 3 बार आए, ऐसा नहीं होता। पूरी पंक्ति की आवृत्ति नहीं होती, अक्षर की होती है, वर्ड की होती है, एक शब्द की होती है, लेकिन यहाँ पे पूरी पंक्ति नहीं आती। बाकी सारे सही हैं, लेकिन सी आपका यही उसका लक्षण अनुप्रास अलंकार का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब क्या होता है? ये तो बिना ऑप्शन देखे भी आप बता सकते हैं। वैसे ऑप्शन देखते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। पहली बात, दीपक अलंकार तो कुछ ऐसा है नहीं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में देखना है। जाहिर सी बात है, जहां भी उपमेय में उपमान की संभावना होती है वो उत्प्रेक्षा होता है। मैंने आपको बताया भी है अलंकार में, जहां मानो, मानहु, जानो, जानहु इस तरह के आते हैं शब्द, वो क्या होते हैं? हमारे उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आप क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? ठीक है, ए 3, बी 5, सी 4 और डी 2। ठीक है, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो डी है, 2 है। 2 माना गया है। पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्पप्राण वो होता है जिनको बोलने में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, और महाप्राण वो होता है जिनको बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा वायु मुंह से बाहर निकलती है। अगर इसका उदाहरण देखें तो जो आपके वर्ग होते हैं, क से लेके आपका प वर्ग तक का, तो उस वर्ग में जो पहला, तीसरा और 5वां है, ठीक है, वो आपका अल्पप्राण में आता है, और बाकी आपका य, र, ल, व ये सब अल्पप्राण में आता है, और दूसरा, चौथा और तीनों श और ह ये सारे महाप्राण में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है? ए, अ, बी, ई, सी, आ, डी, ए। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है एक्चुअली ये जो आपका संवृत्त स्वर होता है वो क्या होता है? जो संवृत्त स्वर होता है उसको जब हम बोलते हैं तो ये जो हमारा मुंह है ऑलमोस्ट लगभग बंद रहता है, और ऐसे 4 स्वर हैं जिनके साथ होता है दोनों ई और दोनों ऊ। देखिए, जब हम ई बोलते हैं ई, ठीक है, ई,
उ उ, तो ये मुंह हमारा लगभग लगभग बंद है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो बी वाला ऑप्शन है छोटी ई, यही हमारा राइट आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर, ई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को। तो जान लीजिए इसका राइट आंसर ए है। अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है, चाहे वो अनुस्वार हो, ये वाला आपका अनुस्वार होता है, आपको पता ही होगा, ये आपका अनुस्वार है। ठीक है, और ये आपका विसर्ग है। ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीय, सी सौराष्ट्र और डी राष्ट्रीयता। देखिए जो नहीं हो सकता उसको काट के निकाल दिया करिए पहले। राष्ट्रीय तो होगा नहीं और ना ही सौराष्ट्र होगा, सौराष्ट्र अलग हो जाता है, हमें राष्ट्र से बनाना है। बचता है हमारे पास राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा होती क्या है, जिससे हमें किसी भी पदार्थ या वस्तु व्यक्ति का क्या गुण, दोष, धर्म, ये सब आदि का बोध होता है, स्वभाव का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीयता, ठीक है, नेशनलिज्म, ये हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा होगा राष्ट्र का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी है निजवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे एक तरह से कैसा लग रहा है आपको, संबंधवाचक है, संबंध बताया जा रहा है। सी इसका राइट आंसर है। देखिए जब जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्थापित होता है वहाँ पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये उसी से रिलेटेड बात है। ठीक है, संबंध बताया जा रहा है, तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। उठाना क्रिया का अकर्मक रूप है उठवाया, ए उठवाया, बी उठाएगा, सी उठाया और डी उठना। ठीक है, तो उठाना क्रिया का अकर्मक रूप क्या होगा, यहाँ पे डी जो है आपका उठना, उठना आपका राइट आंसर है। जैसे दौड़ना, सोना, रोना, खाना, ये सब कुछ क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे वे दौड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, फल गिरता है, ये सब कुछ क्या है, अकर्मक क्रिया है का उदाहरण, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, ए प्रपंच, बी सरपंच, सी पहुंच और डी पांचवा। अब बताइए कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर है। विशेषण आपका इसमें पांचवा होगा, पांचवा शब्द में ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, बाकी सब विशेषण नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, ए भूखे लोग, बी सूखे पेड़, सी सूनी धरती और डी कम आमदनी। देखिए परिमाण बोधक होता क्या है, परिमाण होता क्या है। ठीक है, जिस भी संज्ञा या सर्वनाम से हमें नाप तौल का बोध होता है या मात्रा का बोध होता है उसे ही ना हम परिमाण बोधक कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो भूखे लोग, सूखे पेड़, सूनी धरती, यहाँ ऐसी किसी बात का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन कम आमदनी से हमें मात्रा का पता चल रहा है। ये जो परिमाण बोधक होता है वो दो तरह का होता है, एक निश्चित वाला होता है और दूसरा अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है, आपको निश्चित पता हो, जैसे 2 किलो चीनी की बात हो रही है। लेकिन जो आपका अनिश्चित परिमाण बोधक होता है उसमें क्या, जैसे थोड़ा, कम, ज़्यादा, इस तरह से यूज होता है, जो निश्चित नहीं होता। और वही यहाँ पे कम आमदनी आपका अनिश्चित वाला परिमाण बोधक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ऐसे क्वेश्चंस आते ही इसलिए ये हम लेकर आए हैं। यहाँ पे हमने जो भी पेपर्स देखे हैं उसमें हमेशा अशुद्ध वर्तनी का एक क्वेश्चन आता है। पहला है ज्योत्सना, श्रृंगार, उज्ज्वल, अध्यात्म। अब बताइए कौन सा इसमें गलत है। श्रृंगार, उज्ज्वल और अध्यात्म ये आपका सही है, गलत आपका ज्योत्सना है। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ज्योत्सना।
ये जो आपका स आपका पूरा दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं स आपका पूरा दिया हुआ है, तो स पूरा नहीं होता, स आधा होता है। त तो आधा दिया है, त आधा ही रहता है, त भी आधा रहता है, स भी आधा रहता है। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अहेतुकी का शुद्ध रूप है ए अहिमति, बी अहेतुकी, सी वेतुकी और डी अभितुकी, ठीक है। अगर ध्यान दें आप, अहेतुकी का शुद्ध रूप है, ठीक है, अहेतुकी, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ मात्रा का ही डिफरेंस होगा। अगर कुछ आप शब्द देखें अभितुकी तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है, वेतुकी देखें तो ये भी बिल्कुल अलग हो जाता है और अहिमति भी अलग हो जाता है। राइट आंसर हमें कौन सा मिल रहा, अहेतुकी, तो बी इज द राइट आंसर, अहेतुकी होगा इसका, ठीक है। चलिए अब इस सीरीज का हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 20। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है। संधि से क्वेश्चन हम लेके आ गए इसमें, क्योंकि संधि से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ए है दंतोष्ठ, बी है वंशततुर, सी दिव्यागम और डी मदोन्मत्त, ठीक है। तो आप बताइए यड़ संधि किसमें है। सी इज द राइट आंसर। दिव्यागम जो हमारा है वही क्या है, हमारा यड़ संधि का है, क्या है, दिव्यागम। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा देवी, ठीक है, प्लस आगम, ठीक है। जब ये हमारा ये जो बड़ी ई है और प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा हमारा या, और हो जाएगा दिव्यागम, और वह हमारा आधा हो जाएगा और बन जाएगा दिव्यागम, ठीक है। यड़ संधि का है ये। तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का 20 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जो हम ये शुरू किए हैं आपके लिए 200 क्वेश्चंस का, आज 20 क्वेश्चन हो गए हैं, अब नेक्स्ट क्लास में फिर से 20 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। तो जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, उनसे इसमें क्वेश्चंस बनाए गए हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल हो और आपका एक बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर नए व्यूअर हैं, ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डिकोड एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहाँ से आपको इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।